गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी के ऊपर। तो जैसे कि हमारी पहली वीडियोस के अंदर डिस्कशन हुआ है कि हम एक एनडीए 2023 के रिगार्डिंग एक एनडीए सीरीज़ को लॉन्च कर रहे हैं, और जिसकी स्टार्टिंग हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस से, और उसके बाद धीरे धीरे हम लगभग सभी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके कवर कर लेंगे। और ये हम सब जानते हैं कि वैसे देखा जाए तो 3 महीने के आसपास हमारे पास टाइम रह गया है। तो टाइम ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना टाइम कम भी नहीं है कि हम अपनी तैयारी ना कर सकें। तो पॉलिटिकल साइंस से हम शुरुआत इसलिए करेंगे कि छोटा सब्जेक्ट है, इजीली डिस्कवरेबल इसके टॉपिक्स हैं, और नियर अबाउट 2 to 5 क्वेश्चन इसके हर बार आपके पॉलिटी से आपके एनडीए के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर हम वो बेसिक्स जो क्वेश्चंस हैं, या हम कह सकते हैं टॉपिक्स हैं, वो कवर करके चलेंगे जिनसे लगातार यूपीएससी एनडीए के अंदर सवाल पूछ रही है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। और बच्चों, एक मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी रफ कॉपी जरूर साथ में लेके बैठना, ताकि जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसको कवर करते जाओ। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी पॉलिटी कवर कर ली है उनके लिए एक रिवीजन के हिसाब से ये चीज़ कवर करेगी, और उनको इससे ऊपर ज़्यादा पढ़ने की पॉलिटी में जरूरत नहीं है। तो अगर मैं कोर्स आउटलाइन की बात करता हूं, तो कोर्स आउटलाइन के अंदर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, फीचर्स, प्रेम्बल, ठीक है, और उसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट थोड़े टॉपिक्स की बात करता हूं, तो जिसमें आपका शेड्यूल्स कवर होंगे। ठीक है, 12 शेड्यूल है हमारे। और पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ 1 2 3 4 5 6 9 15 18 और 20, ये पार्ट आपके थोड़े इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, उनको हम कवर करके चलेंगे। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, उनका हम लेके चलेंगे। और ओवरऑल मैं आपको बता चुका हूँ 2 से 5 क्वेश्चन आपके एनडीए के अंदर आते हैं। तो अगर हम इतनी पॉलिटी अगर कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए एनडीए के अंदर काफ़ी हद तक ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, और हम इजीली अपने पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। और पॉलिटी का मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे ईजी सब्जेक्ट है। एक बार आप पढ़ लोगे, उसके बाद हल्का से इसको रिवीजन दे दोगे, आपके लगभग सभी टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों डेफिनेशन और हिस्ट्री से। अगर मैं बात करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिकली डेफिनेशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं, इट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट इन विच देयर आर सम रूल्स फॉर सिटीजंस एंड पावर ऑफ स्टेट्स आर डिस्क्राइब्ड। तो कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक किताब है जिसमें काफी हद तक एक रूल्स दिए हुए हैं, जिससे कि पूरे जो कंट्री है, एक सोसाइटी है, उसको हम रूल कर सकते हैं, उसको उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम चला सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूं, तो 1215 एडी में किंग जॉन के नाम से, जो किंग थे इंग्लैंड के, उनको मैग्ना कार्टा के नाम से पब्लिक ने इंट्रोड्यूस किया था। जो कहा जाता है कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1215 में ब्रिटेन के अंदर या इंग्लैंड में किया गया था। उसके बाद 1776 के अंदर अमेरिका पहली कंट्री बनी थी जिसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया था। तो ये तो 2 बातें आपकी आ गई वर्ल्ड के हिसाब से। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इंडिया के हिसाब से, तो बाल गंगाधर तिलक थे 1895 में, 1895 एडी में, जिन्होंने पहली बार स्वराज्य विधायक या स्वराज बिल की बात करी थी। और ये बिल इन्होंने पेश किया था जहां पर नियर अबाउट 110 आर्टिकल्स थे फ्रीडम के रिगार्डिंग। ठीक है, और अगर मैं आपको पिक्चर की बात करता हूं, तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने एक ही बात की थी, इनका जो स्लोगन था, दैट स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फेमस स्लोगन्स हैं, उनमें से एक स्वराज का अगर बात करता हूं तो बाल गंगाधर तिलक का है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो 1917 की बात करता हूं और 1919 की बात करता हूं। तो 2 बेसिकली एक्ट्स आए थे। तो 1917 में मॉन्टेगू डिक्लेरेशन आई थी, जिसमें यह बात बोला गया था कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक्सेप्ट कर ली थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पर, और लगभग लगातार मांगे हो रही थी, इससे पहले भी हुई थी। लेकिन 1990 के अंदर इस डिक्लेरेशन ने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि अब हम इंडियंस को इन्वॉल्व करेंगे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और 1919 के अंदर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, जिसके अंदर मॉन्टेगू हम सब जानते हैं बेसिकली, और चेम्सफोर्ड ये वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, जिन्होंने इंश्योर किया था कि इंडियंस को हम रिप्रेजेंटेशन देंगे गवर्नमेंट के अंदर। एंड फाइनली 1992 के अंदर अगर मैं बात करता हूं, तो महात्मा गांधी दूसरे इंसान थे बाल गंगाधर तिलक के बाद जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान, या उस टाइम पर असहयोग आंदोलन का दौर चल रहा था, कि वहां पर इन्होंने बात करी थी कि इंडिया शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें संविधान की जरूरत है। और फिर उसके बाद 1927 के अंदर एक कमीशन आई थी जिसको बोला गया है साइमन कमीशन। हालांकि ये कमीशन का जो एक्चुअल टाइम पीरियड था वो आना था 1929 के अंदर, बिकॉज जो 1919 के अंदर जो रिफॉर्म्स आए थे, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उनको एक्चुअली समझने के लिए, या उनको ये देखने के लिए कि ये रिफॉर्म्स कितने हद तक सेटिस्फाई कर पाए हैं इंडियंस को, वो चेक करने के लिए आए थे। लेकिन बट ये कमीशन हालांकि 10 साल के बजाय 7 साल में आ गई थी, सॉरी 8 साल के अंदर। तो
इस कमीशन का बहुत हद तक विरोध भी किया गया था, क्योंकि लगभग इसमें सभी के सभी जो टीम्स के अंदर मेंबर थे वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, और इनको भाई टोटली जो मिशन को कमीशन को टोटली अपोज किया गया था। ठीक है, तो 1928 के अंदर एक समिति बनती है जिसको बुलाया जाता है नेहरू समिति, और इसको हेड किया था मोतीलाल नेहरू जी ने, और इनका मेन वर्क क्या था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। और 1934 के अंदर पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड उठी थी, और डिमांड किसने उठाई थी? एमएन रॉय के अंदर। तो एमएन रॉय बेसिकली एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसके अंदर। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एमएन रॉय, ये सारे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। इनके रिगार्डिंग भी कोई क्वेश्चन बन सकता है हिस्ट्री के अंदर से अगर पूछा जाए तो। और फाइनली 1935 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया था, और हम जानते हैं कि मैक्सिमम जो पार्ट है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो इस एक्ट में से लिया गया है। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया डिमांड किया था, और 1940 में एक अगस्त ऑफर आया था जिसको अगस्त प्रपोजल भी कहा गया है, जहां पर ब्रिटिशर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिमांड थी, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लिया था। और इस दौरान लाहौर एक्ट भी जो आपका था वो प्रोसेस में चल रहा था। ब्रिटिशर्स को इस दौरान एक्सेप्ट करनी पड़ी थी, क्योंकि रीजन ये था कि 39 से लेके 45 के बीच के अंदर हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी, और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि भाई इंडियंस की सोल्जर्स की अगर हमारे ब्रिटिश आर्मी के अंदर अगर हमारी रिक्रूटमेंट नहीं होती, अगर ये हमारा साथ नहीं देते, तो हो सकता है कि हम ये वर्ल्ड वॉर कंटिन्यू ना कर पाए या हार जाए। तो फाइनली इन्होंने इस टाइम पर एक्सेप्ट किया, और 1942 के अंदर जो क्रिप्स मिशन आया था, जिसको हेड कर रहे थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, इन्होंने एक ही बात कही थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस की डिमांड हम जान सकते हैं, ये पहले भी हुई थी। स्वराज बेसिकली डोमिनियन स्टेटस के लिए ही था कि डुअल गवर्नमेंट का हम लेंगे, भी इनिशियल गवर्नमेंट हम चलाएंगे, और सेकेंडरी जो गवर्नमेंट है वो हम इंडिया को कह देंगे आप अपने यहाँ पर जो इंडियंस है उस गवर्नमेंट को चलाएं। बट इसको फेल किया था, और इसको पोस्ट डेटेड चेक के नाम से फेमस किया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और फिर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 हम ये सब जानते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो आपके अलाइज और एक्सिस नेशन दोनों बीच में वॉर था, और ब्रिटेन अमेरिका, ठीक है, फ्रांस, जापान तो नहीं मैं कह सकता, ब्रिटेन अमेरिका फ्रांस रशिया, ठीक है, ये जो इस वॉर के अंदर विक्टोरियस एमर्ज हुए थे। और 1946 के अंदर एक नई गवर्नमेंट बनी थी ब्रिटेन के अंदर, ठीक है, और इस गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट मिशन जिसमें टीम थी पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन में थे, इन सबको भेजा इंडिया के अंदर। और उस जो मिशन के बाद इंडिया के अंदर एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को गठित किया जाता है, जो कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग थी। तो उस टाइम पर काफी हद तक ये चीजें क्लियर थी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनना तय था, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसके अकॉर्डिंग बन चुकी थी। और अगर मैं बात करता हूं तो असेंबली की, अगर मैं बात करता हूं तो उस टाइम असेंबली के अंदर 389 मेंबर थे, जिनमें से 296 ब्रिटिश स्टेट्स थे और 93 आपकी प्रिंसली स्टेट्स थी, यानी देसी रियासतें थी। तो एक इलेक्शन होता है जिसमें से 296 सीट्स में से इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 सीटें जीत जाती है, और मुस्लिम लीग जीतती है 73 सीट्स, जो कि एक बहुत तगड़ा सेटबैक होता है मुस्लिम लीग को। और यहां से तैयारी शुरू हो जाती है मुस्लिम लीग की कि हम एक अलग कंट्री बनाएंगे। उससे पहले तो यही बात थी कि इंडिया 2 पार्टों में डिवाइड है, मुस्लिम इंडिया और हिंदू इंडिया, लेकिन इस इलेक्शन से ये बात क्लियर हो जाती है कि जो मुस्लिम लीग है वो किस हद तक स्टैंड करती है इंडिया में। तो यहां पर इस इलेक्शन को देखा जा सकता है कि यहां से पाकिस्तान का बस होता है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर 3 मीटिंग्स इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को और 13 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है, जिसमें टेम्परेरी हेड बनाए जाते हैं आपके डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी भी इनके साथ होते हैं। लेकिन ड्यू टू सम अनफॉर्सिन सर्कमस्टांसेस इस मीटिंग के बाद जो सचिदानंद सिन्हा है उनकी डेथ हो जाती है, और इमीडिएटली 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग के अंदर परमानेंट हेड बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर एडवाइजर की बात होती है तो बी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर घोषित किया जाता है। और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी मीटिंग के अंदर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो उद्देश्य प्रस्ताव को पास करते हैं। ये उद्देश्य प्रस्ताव और कुछ नहीं है, ये बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। और अगर मैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो क्वेश्चन है वो आपका एनडीए जो सेकंड हुआ था अभी 2022 का सितंबर में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है।
तो ये 4 नंबर आपके यहां से डन होते हैं। ठीक है, तो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसने पास किया, तो आंसर इसका है जवाहरलाल नेहरू। कब पास हुआ था, 22 जनवरी 1947 को। और काउंसिल कमेटी ने नियर अबाउट 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया था और अपनी रिपोर्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया था। ठीक है, और BN राव ने बेसिकली ड्राफ्ट तैयार किया था इस रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद, और इसी डेट को यानी 22 जुलाई 1947 को ही जो आपका नेशनल फ्लैग था उसको एक्सेप्ट किया गया था। तो 22 सॉरी आपकी वैसे तो ये जैन लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा आप करेक्ट कर सकते हो, ये बेसिकली जुलाई है। ठीक है, तो इसी दिन ही आपका नेशनल फ्लैग एक्सेप्ट हुआ। तो 29 अगस्त 1947 को जो ड्राफ्ट कमेटी है वो इस्टेब्लिश होती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंडर। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम सब जानते हैं, ये ड्राफ्ट कमेटी के बेसिकली चेयरमैन थे, और इनके साथ 6 मेंबर्स और थे, तो टोटल 7 मेंबर्स की एक कमेटी बनी थी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हिसाब से जानी गई थी। तो 7 मेंबर्स बेसिकली कौन थे, ये इनकी फोटोग्राफ्स हैं। तो इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जो इनके हेड थे, KM मुंशी, VT कृष्णमाचारी, माधव राव, मोहम्मद शबातुल्ला, गोपाल स्वामी, कृष्णा स्वामी। एंड बिगेस्ट रोल था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इस ड्राफ्ट कमेटी का या ड्राफ्टिंग कमेटी का। ठीक है, तो ये बात हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए कौन कौन थे। और उसके बाद अगर मैं डेट्स की और बात करता हूं तो 31 अक्टूबर 1947 को ये 389 सीट्स थी, और हम सब जानते हैं भाई 31 अक्टूबर से पहले यानी 1947 के अंदर 15 अगस्त को भारत आजाद हो चुका था। तो यहां पर जो 389 सीट्स थी उनको रीशफल किया गया। ठीक है, और इनको 299 बनाया गया। ठीक है, जिसमें से 229 ब्रिटिश स्टेट्स थी और 70 थी प्रिंसली स्टेट्स। और 26 अक्टूबर को ड्राफ्ट कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करवाती है, और कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को यानी 1949 को आपका फाइनली रेडी हो जाता है। तो टोटल जो टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया जाता है या लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को, बिकॉज 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन के अंदर मिस्टर नेहरू ने डिक्लेयर किया था कि हम 26 जनवरी को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, अब हम पूर्ण स्वराज की तरफ जाएंगे, और हम 26 जनवरी को अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं। तो ये वजह थी कि हम 26 नवंबर 1949 को तैयार किए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को हम 26 जन 1950 को मनाते हैं और उसको एज अ रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को लास्ट सिटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स लिए जाते हैं, जैसे प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो वाइसरॉय या गवर्नर जनरल की जगह ली जाती है। नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया जाता है, और नेशनल एंथम की जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 52 सेकंड्स की है। और नेशनल एंथम को पहली बार अगर मैं बताऊं तो जो संग किया गया था वो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन के अंदर संग किया गया था, पहली बार गाया गया, मतलब ये गाया गया था। और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है, और जो नेशनल एंथम है हम सबको पता है जनगण मन है, उसको कंपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये बेसिक चीजें हम सब जानते हैं। और नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम है, इनको भी इसी को भी हमने इसी दौरान ही अडॉप्ट किया गया था, और 1896 में ये कलकत्ता अधिवेशन के अंदर गाया गया था। और इनको लिखने वाले कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, और इनकी बुक है जिसका नाम था आनंद मठ। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 24 जनवरी 1950 को ओवर हो जाती है। अंतरिम संसद आपकी एक्ट करती है 1952 तक। और की पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर ओवरऑल, तो कॉन्स्टिट्यूशन की वर्डिंग की अगर मैं बात करता हूं तो हिंदी के अंदर इस वर्डिंग को लिखा गया है वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा, इंग्लिश में प्रेम बिहारी रायजादा, जो डिजाइनिंग की गई है वो की गई है रामवीर सिन्हा के द्वारा। तो बच्चों ये एक इंट्रोडक्शन थी आपकी, थोड़ी बहुत कह सकता हूँ हिस्ट्री थी कॉन्स्टिट्यूशन की, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके अंदर हम ये बता सकते हैं कि भाई आपका जो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसे पहली बार टॉक्स के अंदर आया, और पहली बार जिसने बात करी थी उसके बाद कैसे जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी उनके अंदर हमने चीज देखी, और फाइनली आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था। तो आई होप ये वीडियो है आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को हमारे, और मैक्सिमम कोशिश करना कि आप सब्सक्राइब करें ताकि और बच्चे हैं उनको भी इस सीरीज का फायदा मिल सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और नेक्स्ट वीडियोस आपकी लगातार रहेंगी। तो हमारा नियर अबाउट जो टाइम रहेगा वो रहेगा 7:30, तो 7:30 बजे मैं आपको YouTube के ऊपर मिलूंगा, और YouTube पे हमारी वीडियोस आपको मिलेंगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और जय हिंद।